गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो हमारा अध्याय चल रहा है घर्षण अध्याय का हम निमी और अरिहंत प्रकाशन जो कि निमी पैटर्न पर ही आधारित है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण वो सारे हल कराए जा रहे हैं। तो घर्षण के अध्याय में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत सारे टॉपिक बताए और अभी भी जो भी प्रश्न में आएंगे उनको भी बताया ही जाएगा। तो आज देखिए जो हम प्रश्न हल करेंगे, सबसे पहले हम 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बर्फ पर चलते समय फिसलन के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसके 4 विकल्प दिए गए हैं कि बर्फ पर चलते समय फिसलन से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बर्फ़ का घर्षण अधिक होता है, अविलंब प्रतिक्रिया अधिक होती है। बर्फ़ का घर्षण कम होता है, अविलंब प्रतिक्रिया कम होती है। तो जो बर्फ़ है काफ़ी चिकना होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा चिकना है तो उसका घर्षण क्या होगा, कम होगा। जैसे कोई भी चिकनी सतह होगी तो उसका घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो बर्फ़ पे अगर आप चलेंगे जहाँ पे घर्षण कम होगा, जैसे आपने देखा होगा कई जगह किसी फर्श पे अगर ऑयल वगैरह गिर जाता है तो क्या होता है, वो घर्षण कम करने के लिए होता है, तो उस पर लोग स्लिप कर जाते हैं। तो बर्फ़ पे अगर आप लंबे लंबे कदम बढ़ाएंगे तो जो आपका घर्षण बल है उसको विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर्षण बल का मान बहुत कम होता है, क्योंकि बर्फ़ जो है चिकनी सतह होती है। तो इसीलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आपकी जो घर्षण बल की जो क्रिया रेखा है वो आपके पैरों के बीच में ही रहे और उसको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि चलने के लिए भी घर्षण का होना अति आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है कि 28 नंबर का जो प्रश्न है वो बर्फ़ पर चलते समय फिसलन से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बर्फ़ का घर्षण कम होता है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 29 नंबर का, ब्रास बुश से चलने वाली एक 300 किलोग्राम की स्टील शाफ्ट एक विद्युत मोटर से चलाई जाती है। ब्रास बुश से चलने वाली एक 300 किलोग्राम की स्टील शाफ्ट एक विद्युत मोटर से चलाई जाती है। यदि ठोस का घर्षण यदि ब्रास का घर्षण गुणांक 0.5 है तो शाफ्ट को चलाने की अवस्था में लाने के लिए मोटर कितना बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए जो मोटर को घर्षण के कारण जो बल लगाना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। घर्षण के कारण अगर किसी वस्तु को चलाना है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू एन के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, और एन क्या होता है, अविलंब प्रतिक्रिया। और अविलंब प्रतिक्रिया किसके बराबर होती है, भार के बराबर होती है। तो आपका जो 29 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखेंगे कि द्रव्यमान कितना दिया गया, 300 किलोग्राम। तो एन कितना हो जाएगा, अविलंब प्रतिक्रिया 300 गुणे 10, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। जी का मान एन बराबर क्या होता है, mg होता है, मतलब अविलंब प्रतिक्रिया पर किसके बराबर होती है, भार के। तो एन का मान कितना आ गया, 300 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और एफ का मान निकालना है तो म्यू का मान कितना दिया गया है, म्यू का मान दिया गया 10.50, उसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 3000 का। तो ये जो 2 जीरो है इसके दशमलव को ख़त्म कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 30। तो ये कितना आ जाएगा, 1500 न्यूटन। कितना बल चाहिए, 1500 न्यूटन। अगर इसको हमें किलोग्राम भार में व्यक्त करना है तो एक जीरो को गायब कर देंगे, मतलब जी का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1500 किलोग्राम भार। तो ब्रश शाफ्ट ये जो प्रश्न दिया गया कि ब्रास बुश से चलने वाली एक 300 किलोग्राम की स्टील शाफ्ट एक विद्युत मोटर से चलाई जाती है। यदि ब्रास का घर्षण गुणांक 0.5 है तो शाफ्ट को चलाने की अवस्था में लाने के लिए मोटर को कितना बल लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 किलोग्राम भार। इस प्रश्न का आप उत्तर देख सकते हैं, 150 किलोग्राम भार। अगला है कि घर्षण गुणांक वह मान है जो सतह की इंक्लाइनेशन में वृद्धि के साथ बढ़ता है, सतह की इंक्लाइनेशन में वृद्धि के साथ घटता है, परिवर्तित नहीं होता, उपरोक्त से कोई नहीं। तो जो घर्षण गुणांक है वो सतह की इंक्लाइनेशन में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी वस्तु समतल सतह पर रखी हुई है तो जो आपका घर्षण है तो घर्षण उसको जाने नहीं देगा, लेकिन जैसे आप सतह को तिरछा करते जाएंगे, मतलब कोण बढ़ाते जाएंगे, इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, तो घर्षण तो वही रहेगा दो सतहों के बीच में, लेकिन घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका क्या है,
सतह की इंक्लिनेशन के वृद्धि के साथ घटता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो 31 नंबर का प्रश्न है कि घर्षण बल वस्तु की गति की किस दिशा के अनुरूप कार्य करता है, तो ये आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो घर्षण बल है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में काम करता है। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि झुके हुए तल पर उतरना किस कारण संभव है। आपने देखा होगा कई बार जो सीढ़ियाँ होती हैं वो इंक्लाइन होती हैं, मतलब कि ऐसे स्लोप नुमा ढाल नुमा होती हैं, तो ढाल नुमा सतह से आपका उतरना किस कारण संभव हो पाता है। अब जहाँ पे ढाल है वहाँ पे आदमी सरक जाएगा, ढाल पर उतरना संभव किस कारण हो पाता है, घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो आदमी सरक जाएगा। तो झुके हुए तल पर उतरना किस कारण संभव हो पाता है, घर्षण के कारण। तो आपका 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, घर्षण। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का, कि घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण बल बटे में किसके बराबर होता है। तो जो घर्षण गुणांक है ये आपको बताया गया था कि घर्षण गुणांक, अब देखिए ये हमारा जो होता है एफ घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल, ये किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, सीमांत घर्षण बल होता है। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल बटे में आर, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये आपका विकल्प क्या है, घर्षण गुणांक बराबर सीमांत घर्षण बल बटे में क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि 34, तेल को गर्म करने पर वह श्यान हो जाता है। श्यानता का मतलब क्या होता है, विस्कस। आपने कई लिक्विड देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होते हैं तो उनमें श्यानता क्या होती है, अधिक होती है, और कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं तो उनमें श्यानता क्या होती है, कम होती है। तो गाढ़ेपन को ही हम क्या बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं या श्यानता बोलते हैं। तो अगर तेल को गर्म किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कम श्यान हो जाएगा, उसका मतलब गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका 34 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। घर्षण गुणांक की इकाई होती है, तो आपने देखा था कि म्यू को हमेशा जो है 0.05 या 0.025 इस तरह से लिखा जाता है, इसके साथ कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका मतलब घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। अब 36 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन घर्षण से होने वाला लाभ नहीं है। तो आपने देखा होगा क्या, आपको ये बताना चाहते हैं कि घर्षण के कारण कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। जैसे आपका चलना संभव, इसे अगर कोई भी सतह बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप उस पर फिसल जाएंगे, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो घर्षण जो है चलने में सहायक होता है, लेकिन घर्षण के कारण कई जगह पे हानि भी होती है। जैसे अगर जो मोटर है तो उसकी जितनी भी क्षमता है उससे वो कम काम करता है, मतलब इनपुट से आउटपुट कम मिलता है। तो क्या कारण होता है, घर्षण के कारण हानि होती है। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से घर्षण से होने वाला लाभ नहीं है। तो देखिएगा, दीवारों में लगी कीलें घर्षण के कारण ही हो जाती हैं, तो ये लाभ है। पहियों पे जो ब्रेक लगता है वो घर्षण के कारण ही हो जाता है। झुके हुए तल पे उतरना घर्षण के कारण ही संभव है। मशीन की दक्षता कम होना, तो ये जो मशीन की दक्षता कम होना घर्षण के कारण, ये बात सही है कि मशीन की दक्षता कम हो जाती है, लेकिन ये घर्षण का लाभ नहीं है। तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि घर्षण के कारण जो है लाभ, ये घर्षण के कारण लाभ है। मतलब दीवारों में आप कीले लगा पाते हैं, क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि घर्षण के कारण कीले लगा पाते हैं। अगर दीवारें चिकनी होती तो आप कीले नहीं लगा पाते। पहियों पर ब्रेक लगा पाते हैं, घर्षण के कारण लगा पाते हैं। झुके हुए तल पर उतर जाते हैं, घर्षण के कारण। लेकिन मशीन की जो दक्षता कम हो जाती है, ये घर्षण के कारण तो कम होती है, लेकिन घर्षण का लाभ नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है 37 नंबर का, कि गति घर्षण बल तथा स्थैतिक घर्षण बल में संबंध है। तो गति घर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, एफ के बोलेंगे काइनेटिक, और स्टैटिक को क्या बोलेंगे, एफ एस। तो देखिए जो गति घर्षण बल है वो हमेशा स्टैटिक से कम होता है, मतलब कि स्टैटिक वाला एफ एस काइनेटिक से हमेशा ज़्यादा होगा। तो स्थैतिक घर्षण बल हमेशा जो है गति घर्षण बल से ज़्यादा होगा। तो ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर का प्रश्न है कि सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल में क्या संबंध है। तो आपको इससे पहले 33 नंबर का जो प्रश्न था उसी में दिखाया गया था कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल में क्या संबंध है। तो आपको हमने ये बताया था कि 38 नंबर का प्रश्न देखिए, सीमांत घर्षण बल F बराबर म्यू इंटू आर। तो आपने ये देखा कि जो ये सीमांत घर्षण बल है ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होगा तो सीमांत घर्षण बल भी ज़्यादा होगा, और अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम होगा तो सीमांत घर्षण भी कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि अभिलंब
सीमांत घर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन। 39 नंबर का प्रश्न है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज तल पर रखा है, क्षैतिज घर्षण गुणांक 0.4 है, तो पिंड व क्षैतिज धरातल के बीच घर्षण बल का मान क्या होगा? तो घर्षण बल निकालने का फार्मूला क्या बताया गया था? किसी क्षैतिज झुके हुए ये आपका 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज तल पर रखा है, क्षैतिज घर्षण गुणांक मान 0.4 है, तो पिंड व क्षैतिज धरातल के बीच घर्षण मान क्या होगा? तो घर्षण बल किससे निकलता है? F बराबर म्यू इंटू आर से निकलता है। आर क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक। तो हमें यही निकालना है। तो म्यू कितना है? 0.4 दिया गया है। और आर कितना है? आर किसके बराबर होगा? एम इंटू जी के बराबर होगा। तो एफ बराबर कितना हो गया? 0.4, और एम कितना है? 3 kg, और जी का मान 10। तो ये गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का गुणा ये दशमलव खत्म कर देगा, और कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। तो घर्षण बल का मान कितना आ गया? 12 न्यूटन। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी झुके तल पर क्षैतिज से बना हुआ न्यूनतम कोण जिस पर सरकने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये क्या कहलाता है? घर्षण कोण। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।